नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जिसको अल्फ्रेड वेगनर जो महान जलवायुविद थे उन्होंने दिया था, उस सिद्धांत का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर दो ही खंड थे जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, और कार्बोनिफेरस काल के बाद धीरे धीरे इन महाद्वीपीय यानी स्थलीय भाग और महासागरीय जो प्रतिरूप है उसमें परस्पर विखंडन और विस्थापन हुआ, और यही विस्थापन और विखंडन है जो वर्तमान महाद्वीप और महासागरों के निर्माण का कारण है। वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में हमने परमाणु का अध्ययन भी किया। वेगनर ने अपने सिद्धांत में जो विस्थापन के बल बताए, उन विस्थापनीय बलों में विस्थापन के बल है, उनमें पहला है पोलर फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग बल, और दूसरा है ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो पोलर फ्लीइंग बल है, ये जो महाद्वीपों के अंदर भूमध्य रेखा की ओर या महाद्वीपों का या स्थलीय खंडों का भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हो रहा है, उस विस्थापन को क्या है प्रदर्शित करता है। वो किसकी ओर? भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हो रहा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, उस विस्थापन को कौन सा बल प्रदर्शित कर रहा है? आपका पोलर फ्लीइंग बल। ज्वारीय बल जो है, जैसे आपके महाद्वीप है, अमेरिका है, ये पश्चिम की ओर गति कर रहा है, और इधर वाले जो महाद्वीप है ये पूर्व की ओर गति कर रहे हैं। तो पश्चिमी या पूर्वी क्षेत्र की ओर गति करने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न हुआ है, ये बल कौन सा? ज्वारीय बल। वो पूर्व और पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसकी ओर जो विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, वो बल कौन सा है? पोलर या ध्रुवीय बल या गुरुत्व बल। इन बलों के कारण परस्पर भूमध्य रेखा की ओर और आपके पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। जैसे हमारा भारत है, वो दक्षिणी अमेरिकी भाग से टूटा और टूट करके भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर क्या है? गति कर रहा है, और भूमध्य से क्षेत्र को पार करके यह है क्या है? उत्तर की ओर गति कर रहा है। तो ये जो बल है वो कौन सा है? पोलर फ्लीइंग बल। और दूसरा कौन सा है? ज्वारीय बल। इसके अतिरिक्त इस विस्थापन से जुड़े हुए सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह है आपका संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत जो है, ये कॉन्वेंशन थ्योरी है। ये कॉन्वेंशन जो थ्योरी है वो दी किसने है? वो आपके आर्थर होम्स नामक विद्वान ने 1928-29 में यानी 30 के दशक में लिखा हुआ है। बुक में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तो एग्जैक्ट दिया है 1928-29 में। इन्होंने जो थ्योरी दी, ये थ्योरी है वो सामान्य बात में कहूँ कि पृथ्वी के किसी भी भाग में जो जलीय स्रोत है, या आप अपने किसी कार्य के लिए कोई वस्तु को गर्म करते हैं, तो वस्तु गर्म होने के बाद जो वस्तु से उत्पन्न ऊष्मा है, जो वस्तु से उत्पन्न ऊष्मा है वो ऊपर की ओर क्या है उत्सर्जित होती है। जैसे हमारे सागरीय क्षेत्र है
या अपने जितनी भी वाटर बॉडीज है वो जैसे ही ताप को प्राप्त करती है और उनसे ऊष्मा ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठने के बाद ये ऊष्मा वायुमंडल में जाएगी और वो भाग जो ठंडा होगा और क्या बन जाएगा, बादल बनेंगे, यानी संघनन क्रिया होगी और बाद में क्या होगा, बारिश होगी। तो वही रूपरेखा है संवहन धारा सिद्धांत। ये बोलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये संवहन धाराएं हैं वो कौन से परत में उत्पन्न होती है, मेंटल में। हमने पढ़ा कौन सी परत में उत्पन्न होती है, मेंटल में। और मेंटल में संवहन धारा जो उत्पन्न होती है इसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इस एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, और ताप को बढ़ाने के बाद ये जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं उनसे जो उत्पन्न जो ऊष्मा है वह ऊष्मा पृथ्वी के बाहरी भाग में आती है। कैसे आती है देखना, ये आपका कोर है, ये आपका मेंटल है और ये आपका क्रस्ट है। इस मेंटल में आपकी जो कौन सी संवहन धाराएं उत्पन्न हुई और ये संवहन धाराएं क्या कर रही है, उत्तर की ओर जा रही है। और संवहन धारा क्या है, उत्तर की ओर जाके और फिर तलीय क्षेत्र में आती है तो क्या है, क्षैतिज रूप से विभाजित हो जाती है, क्षैतिज रूप से। ये भी आ रही है इधर से और फिर यहाँ क्षैतिज रूप से क्या हो गई, ये विभाजित हो गई। फिर इस प्रकार से संवहन धारा ये आंतरिक भाग में आती है। जैसे ही वो है आपके उत्तरी भाग में गया ऊष्मा, फिर बादल बने, ठंडी हुई ऊष्मा का जो भाग था वो नीचे की ओर आ गया। ये एक चक्र है, चलता रहता है। उसी प्रकार आपके ये संवहन धारा है, ये नीचे की ओर आती है। जैसे ही धारा उत्पन्न होती है तो ऊपरी भाग में जाकर के और ये बदलाव करती है और यहाँ इन चट्टानों में परस्पर क्या आता है, विभंग आ जाता है। ये चट्टानें टूट जाती है, इन चट्टानों में भ्रंश आ जाते हैं। और जब चट्टानों में भ्रंश आते हैं, भ्रंश के बाद ये जो संवहन धारा है वो क्षैतिज रूप से गति कर रही है। क्या कर रही है, क्षैतिज रूप से क्या कर रही है, गति कर रही है। और क्षैतिज रूप से जब गति करती है तो इन भ्रंशित पदार्थ जो चट्टानें हैं उनका भी ये क्या करती है, विस्थापन कर देती है। जो भ्रंशित चट्टानें हैं उनका क्या करती है, विस्थापन करती है। तो यह क्रिया आर्थर हम्स ने अपने सिद्धांत के माध्यम से, जो विस्थापनी सिद्धांत है उसमें एक नवीनतम तथ्य प्रस्तुत किया जो कई आलोचनाओं को दूर करता है कि जो संवहनीय धारा है वह पृथ्वी के ऊपरी भाग में विखंडन कैसे हुआ, विखंडन क्यों हुआ, इस विखंडन होने के पीछे ये कारण है। इसी संवहनीय धाराओं के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, कई बार ये ज्वालामुखी उद्गार भी उत्पन्न होते हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार है, यह है भी यहाँ पे लावा की जमाव और परस्पर विखंडन विस्थापन में सहायक होते हैं। तो आर्थर हम्स ने संवहन धारा सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से तत्व है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इनके कारण क्या है, ताप में वृद्धि होती है। कौन से भाग में, मेंटल में। और यहाँ से जो धाराएं चलती है वो कौन सी धारा है, संवहन धारा है। और ये उत्तर की ओर चलती है, फिर क्षैतिज रूप से क्या है, क्या क्षैतिज रूप से चलती है, ये क्षैतिज रूप से चलती है और उत्तर की ओर चलती है। तो पहले विभंग करती है और फिर क्या करती है, विस्थापन करती है। तो इसके बाद संवहन धारा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। किसने दिया, आर्थर हम्स ने 1829 में। और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा का बाहरी क्षेत्र में आना पृथ्वी की बाहरी चट्टानों में विखंडन या विभंग को प्रदर्शित करने के लिए बताया और यही विस्थापन सिद्धांत का कारण है, इन्होंने स्पष्ट किया। इसके बाद जो आपका अगला बिंदु है वो है महासागरीय जो नितल है उसका मानचित्रीकरण।
महासागरीय मानचित्रण। देखो, हमारे मन में, हमारे माइंड में ये बात आती है कि महासागर तो बिल्कुल सपाट होंगे, मैदान होंगे, या उनमें तो पूरा जल भरा हुआ है, कोई स्थलाकृति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे स्थलाकृति आपके महाद्वीप में है, पर्वत पठार मैदान, वैसे स्थलाकृति आपके महासागर में भी मिलती है। इस लेसन के माध्यम से हम महासागर के मानचित्र को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे जो महासागरीय या जलीय स्वरूप या वाटर बॉडीज है, उसके क्षेत्र में आपकी एक यूनिट है, उसमें हम इसको पुनः डिटेल से पढ़ेंगे। महासागरीय मानचित्र को हम पुनः उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हम देखते हैं कि महासागर है उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि महाद्वीप है, महाद्वीप के जस्ट जुड़ा हुआ क्या होता है, महासागर होता है। इस महासागर में कई प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। इधर से भी आपका वही रूप बना रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, महाद्वीप या आपका महासागर, ये क्षेत्र आपका जलमग्न है। ये आपके पर्वतीय क्षेत्र आ गए महाद्वीप में, पठार, ये आपके मैदान आ गए महाद्वीप में। अब यहां से महासागर स्टार्ट होता है। महासागर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट। क्या नाम आता है? महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट। देखो, महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट क्या होता है? जब हमारा जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो जलीय स्रोत से जुड़ा हुआ है, वो जलीय स्रोत में प्रवेश करता है, तब आप देखते हो तटवर्ती प्रदेशों में ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है, ढाल ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ तलछटी जमाव होता है और ये धीरे धीरे ये जो भाग है वो सागर की ओर प्रवेश कर रहा होता है। तो यही भाग जो आपके न्यूनतम ढाल वाला है उसको हम महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट कहते हैं। इसकी औसत हम चौड़ाई की बात करें, मतलब महाद्वीप की जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर के लगभग। कितनी है? 80 किलोमीटर के लगभग है। और इसकी हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई आपके 30 से 600 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 30 से 600 मीटर तक क्या है इसकी गहराई होती है। किसकी? शेल्फ की। और शेल्फ की बात करें तो कई तट ऐसे हैं जहां पे तलछटी जमाव नहीं होता है, नदियां तलछटी जमाव नहीं करते हैं, और वहां जो ढाल है वो नहीं होते, और तटवर्ती भाग है वो खड़ा शीश वाला होता है, वहां पे शेल्फ नहीं मिलते हैं। जैसे आपके चिली इसका उदाहरण है, सुमात्रा द्वीप का पश्चिमी भाग इसका उदाहरण है। यहाँ पे आपके क्या नहीं मिलते? शेल्फ नहीं मिलते हैं। लेकिन कई भाग ऐसे हैं जहां पे महासागरीय जो तट है वो लंबी दूरी तक निम्न ढाल के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे आपके उत्तरी साइबेरिया तट है, ये लंबी दूरी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई क्या है यहाँ पे शेल्फ है। लगभग इतना 1500 किलोमीटर लंबा क्या है? शेल्फ है। तो शेल्फ जो है क्या हुआ? महासागर का महाद्वीप से जुड़ने का पहला स्टेप।
1 से 3 डिग्री वाला ढाल क्या कहलाएगा? सेल्फ। अब सेल्फ के बाद जैसे ढाल बढ़ता है, कितना बढ़ गया? 2 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ गया। और 2 डिग्री से 5 डिग्री ढाल बढ़ा, इस ढाल के अंदर क्या आपके सेल्फ का अंत हो गया। क्या हो गया? सेल्फ का अंत। जहां ढाल आरंभ होता है, सेल्फ का अंत हो गया, उस स्थान को बोलते हैं सेल्फ विभंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ विभंग। और जो ये भाग है आगे, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या बोलते हैं? महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय ढाल। दूसरा क्या है? महाद्वीपीय ढाल। ये क्या है आपका? महाद्वीपीय ढाल है। जो आपका महाद्वीपीय ढाल है, इस ढाल के डिग्री की बात हमने की है, कितना है? 2 से 5 डिग्री। और गहराई की बात करें तो इसकी गहराई लगभग 200 से 3000 मीटर तक होती है। 200 से 3000 मीटर तक क्या है? इसकी गहराई होती है। इसके अतिरिक्त इसकी बात हम करें कि यहाँ पर गहरे गर्त भी दिखाई देंगे। गहरे गर्त भी दिखाई देंगे, जिसे हम गंभीरी गर्त भी बोलते हैं। सेल्फ के बाद आपने पढ़ा महाद्वीपीय ढाल। ढाल के बाद जो एक समतल सपाट जो तट आता है, वो आता है आपके महासागरीय मैदान। क्या आता है? महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान आता है। क्या आता है? महासागरीय मैदान। इसको गंभीरी मैदान भी बोल सकते हैं। महासागरीय मैदान ये समतल सपाट लंबा क्षेत्र होता है, जिसमें तलछटी जमाव के कारण एक मोटी परत निर्मित हो जाती है। और इस मैदान के अंदर देखें तो लगभग मैदान है वो 3000 से 6000 मीटर गहरा होता है। और यहाँ एक लंबी मोटी परत बन जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में देखें, जो आपका जो भाग है, वहां पे कई भाग ऐसे हैं जो बहुत गहरे हैं। महासागर में काफी गहरे गर्त हैं। इन गर्तों के अंदर चैलेंजर अभियान में, जो चैलेंजर अभियान था जिनमें गर्तों की खोज की गई, उसमें आपके प्रशांत महासागर में लगभग 57 गर्त है। आपके अटलांटिक महासागर में आपके 19 गर्त हैं। और आपके हिंद महासागर में लगभग 6 गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त आपको पता ही है, कौन सा? मेरियाना गर्त है। जब चंद्रमा की उत्पत्ति पढ़ाई थी, उस समय बताया था कि मेरियाना गर्त है वो चंद्रमा की उत्पत्ति के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। कितना? 11,033 मीटर। कितना है? 11,033 मीटर गहरा है। कितना है? 11,033 मीटर गहरा है। तो ये आपके महासागरीय मैदान है। महासागरीय मैदान के बाद अब इधर से वही है, पहले सेल्फ है, फिर आपके ढाल है, ढाल के अनुसार क्या है? खाइया है, गहरे गर्त है, फिर आपके आ गया मैदान। और मैदान के बाद आपकी एक आता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। कटक क्या है? ऊंचे पर्वतीय खंड है, जिनका निर्माण जब महासागर और महाद्वीप में विस्थापन हुआ, उस दौरान आपके ज्वालामुखी उद्गार हुआ। और ज्वालामुखी उद्गार से लंबी कटकीय रेखा, लंबी जो पर्वतीय श्रृंखला है, उसका निर्माण हुआ। ये मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी मध्य महासागर, जो अटलांटिक मध्य महासागर है उसके अंदर, यानी अटलांटिक महासागर के मध्य में आपको ये उत्तरी ध्रुव से लेके और दक्षिणी ध्रुव तक देखने को मिलेगी। इसके माध्यम से कई द्वीप निर्मित है। इस आइसलैंड इसका प्रमुख उदाहरण है। तो कई द्वीप निर्मित है और कई क्षेत्र है ऐसे
जिसके दौरान आपके पर्वतीय जो खंड है उनके माध्यम से उनको लाभ मिलता है। तो ये आपका मध्य महासागरीय कटक है। कटक के अनुसार अलावा कौन कौन सी स्थलाकृतियां इसमें देखने को मिलेगी? तो नुकीले टीले मिलेंगे, नुकीले टीलों के अलावा यहाँ पे क्या मिलेंगे? समतल सपाट जो द्वीप मिलेंगे। इन द्वीपों को क्या बोलते हैं? गुयाट बोलते हैं, गुआट, गुआट इसमें मिलते हैं। तो ये स्थलाकृतियां आपके महासागर के आंतरिक भाग में मिलती है। मुख्यतः आप ध्यान रखना, महाद्वीपीय शेल्फ है, दूसरा महाद्वीपीय ढाल है, तीसरा महासागरीय मैदान है और चौथा महासागरीय मध्य महासागरीय कटक है। ढाल के दौरान ही आपको गहरे गर्त देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसी से जुड़े हुए जो बल है उनको, संबंधधारा सिद्धांत है उसने भी पृथ्वी के विस्थापन में अपना प्रमुख भूमिका या प्रमुख रोल है वो निभाया है। साथ ही साथ हमने महासागरीय मानचित्रण का या महासागर की तली का हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में इस पाठ्यक्रम के इस लेसन का अगला भाग वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।